तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, और सभी सकुशल मंगल एकदम ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और स्टूडेंट्स आपसे बात करने के लिए एक बार फिर नए लेक्चर लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज आपसे इस लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जान लिया है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जाना। एलएचएस टू आरएचएस कैसे प्रूव करते हैं वो हम अच्छे से सीख चुके हैं अब तक, और आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हुई होगी। आज का जो हमारा चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। ये वाला जो चैप्टर है आपका, क्योंकि इसमें आपका दिमाग भी लगेगा और साथ में आपका पेन भी चलेगा। इस वाले चैप्टर के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है बच्चे को सवाल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को करिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछते चलिएगा साथ के साथ में, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं, और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। नाउ यस एवरीवन, हम बात करना चाहते हैं आपसे आज नए चैप्टर के बारे में। जैसा कि हमने आपसे बात करी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आप समझते हैं तो कंसेप्चुअल चैप्टर है बेसिकली, बच्चों के बस की बात नहीं है। मतलब कि जो पढ़ेगा उसी को ये चैप्टर अच्छा लगेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत हार्ड सा चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये पता भी होगा पहले से कि देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया आपके सामने। ये पेन गलत ले लिया, पहली बात तो ट्रायंगल तो बाद में लेंगे। ये देखिए, पेन ले लेते हैं नया वाला। सपोज दैट कि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको थीटा कहूँ, तो ये नीचे वाला तो क्या होगा, बेस होगा, ये वाला। और जस्ट इसके थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बातें आप सीखिए पहले। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। ये तो साफ फिक्स ही रहता है, हाइपोटेनियस, तो ये तो फिक्स रहता है हाइपोटेनियस। बट बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह बदलते रहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यही ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, सेम ट्रायंगल ए बी एंड सी, और इस बार मैंने थीटा इसको मान लिया। पहले इसको माना था, अब इसको मान लिया। तो स्टूडेंट्स, इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ना, ये वाली, इस बार ये परपेंडिकुलर है, इस बार ये परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं, मतलब कि BC। और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगी, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और स्टूडेंट्स, जो बच गई ये वाली, इसे हम लोग कहेंगे बेस। तो स्टूडेंट्स, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा ये डिपेंड करता है कि आपको थीटा कहाँ दिया हुआ है। ठीक है एवरीवन, तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है लाइन ऑफ साइट। देखते रहिएगा, लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट, समझिएगा क्या होती है लाइन ऑफ साइट। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब कि धरती है, इसको मैंने कह दिया ग्राउंड। क्या कह दिया, ग्राउंड कह दिया मैंने इसको। और यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर मेरे पास में कोई चीज़ रखी हुई है, दैट इज ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में रखा हुआ है। अगर आप यहाँ खड़े होकर, इस जगह पर अगर आप खड़े हो, तो मैं आपकी मान लेता हूँ कि आपकी जो आँख है ना, आई, वो कुछ इस टाइप की है, वो कुछ इस टाइप की आई है आपकी। ठीक है, तो आप उस आँख से इस ऑब्जेक्ट को देखोगे, इस तरह से देखोगे ना। तो उस ऑब्जेक्ट को जो आप देखोगे, तो आपकी आँख से उस ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है ना स्टूडेंट्स, आपकी आँख से EYE, आँख से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है, जो लाइन होती है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स
लाइन ऑफ साइट। भैया मेरी बात समझ में आई क्या? इस तरह से आप करते हो। समझ में आया लाइन ऑफ साइट क्या होता है? दूसरी बात, लाइन ऑफ साइट समझ में आई, इसको आप लाइन खींच लो यहाँ पर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझिए क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका ग्राउंड सरफेस है, जहाँ पर आप खड़े हो करके और देख रहे हो, ये आपकी आई है, आँख है आपकी, और आप इसको देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो स्टूडेंट जो लाइन ऑफ साइट है वो इस ग्राउंड के साथ में, जैसे कि ये ग्राउंड इस तरह से है, तो इस ग्राउंड की जो लाइन है उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे कैसे उठा के यहाँ रख दिया, क्यों रखा? ताकि हम एक एंगल बना सकें। तो लाइन ऑफ साइट का, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट का ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनता है, जो हम आई से देखते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आई बात? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए इनको साथ साथ हम लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है लाइन ऑफ साइट की। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, आई से ड्रॉन की जाती है, ऑफ एन ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्व करता है, जैसे कि आप खड़े हो तो आप ऑब्जर्वर हो। आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। और जो ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए, है ना। कहीं आप सोचो कि डेफिनेशन याद करनी है, मैथ्स में डेफिनेशन याद नहीं करते, सिर्फ पता रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिए यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, एंड द ग्राउंड सरफेस, और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है। लाइन ऑफ साइट, ये क्या है हमारी लाइन ऑफ साइट, LOS, और ये क्या है हमारा ग्राउंड सरफेस, GROUND। ग्राउंड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगली बात करते हैं आपसे, समझिए। देखिए नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझना ज़रूरी है, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ डेफिनेशन क्या करोगे याद करके, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज E, ओके। देखो स्टूडेंट्स, आपकी आँख यहाँ पर है, आपको पता है ये बात। इस आँख से आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसको देखा? ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है। और इस आँख के साथ में जो ग्राउंड के साथ में एंगल बन रहा है उसको आप कहेंगे थीटा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो आपको अभी भी मैंने बता दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आपको पिछले साल पढ़ाया था मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसा एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन ऑफ साइट है और इस लाइन के पैरेलल लाइन है उसके साथ बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो ग्राउंड के साथ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपकी एक पैरेलल लाइन होती है उसके थ्रू बनता है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। दिस इज एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस इज एंगल थीटा। ये दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें, कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन दोनों का जो सम होगा, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स?
आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। समझ गए बात को? ये चार ही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और इसके बाद में हम इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखते हैं। नोट कीजिए, बुक से डायरेक्ट नोट करवा रहे हैं आपको, क्वेश्चंस लिख रहा नहीं हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को नोट करिए फटाफट से, फिर हम लोग इसको करते हैं। पॉज करिए वीडियो को और यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कीजिए, ठीक है? अब सुनिए मेरी बात को, आप नोट की कर रहे हैं उसको, उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए आप। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार, क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर आपके पास में दिया हुआ है, एक टावर आपके पास में दिया हुआ है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3। यह हमें दिया हुआ है, point of the ground which is 10√3 meter away from the foot of the tower is 60 degree, find the height of the tower। ये आपका क्वेश्चन है, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। इसको पॉज करके लिखिए फटाफट, फिर समझते हैं इसको, ठीक है? लिख लिया? अब देखिए मैं समझाता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत बड़ी बात है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां तक की बात हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक टावर है, क्या है? एक टावर है इस तरह का, इसका नाम दे दो टावर। एक टावर है और उस टावर के टॉप से, यह है टावर का टॉप, टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक पॉइंट दिया हुआ है। ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ P। टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, जो इसके यहाँ से मतलब कि इस वाली जगह से यहाँ तक कितनी दूरी पर है? 10√3 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से इस टॉप का जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। इतनी बात ये हमें बोल रहा है। और उसके बाद में बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है? टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले नाम देंगे, P यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया Q और यहाँ दे दिया R, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है उसको मैंने H मान लिया, मान सकता हूँ साहब? बिल्कुल मान लिया। तो हाइट का नाम आप RQ भी बोल सकते हैं या फिर H भी बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में क्या है और क्या हमें फाइंड करना है। तो दिमाग से देखिए, अगर ये वाला हमारा थीटा है, ये वाला हमारा एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा बेस हो गया और ये जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास में परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है, यानी कि H हमने मान लिया। समझिए मेरी बात को ध्यान से। क्या हमें दिया हुआ है? हमें बेस दिया हुआ है, कितना? 10√3 हमें बेस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज़ करना पड़ेगा और उसमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो हमारे पास है और हमें फाइंड करनी है। कैसे? परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला, और बेस हमको दिया हुआ है। तो ऐसा फॉर्मूला देखो इसमें जिसमें P और B दोनों हो। देखो कहाँ पर है, देखो ये रहा। इस फॉर्मूला के अंदर मेरे पास P और B दोनों हैं, ठीक है? जो हमें दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है दोनों आने चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PQR tan थीटा इज इक्वल टू P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से P/B। ओके, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ लिखिए आप tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है? परपेंडिकुलर मतलब P, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? RQ या फिर QR। तो यहाँ लिखा मैंने QR डिवाइडेड बाय बेस कितना है? PQ, लिख दिया। अब tan 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स √3, समझ गए?
और क्यू आर का वैल्यू क्या माना था हमने, क्यू आर का वैल्यू माना था एच, तो यहाँ लिखिए आप उठा के एच। और पी क्यू का वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है tan√3, जिसका वैल्यू दिया हुआ है इसको लिख दो। हमें फाइंड करना है एच, तो इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो tan√3 को, तो √3 मल्टीप्लाई बाय tan√3 दैट इज इक्वल टू एच। क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू एच। नेक्स्ट देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 30 एच। क्या आ गया, 30 मीटर। तो हमारे पास में एच का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 30 मीटर आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, इसको वापस से समझिए और अगले क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए सेम क्वेश्चन लिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिया है, कोई इसमें चेंज नहीं है। आप जो डायग्राम बनाएंगे उसमें स्केल का यूज़ करें, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस बनाया मैंने और इस पर कोई पॉइंट है, मैंने नाम दे दिया पी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है उसके फुट है, इसको कहेंगे फुट, उस फुट से कितना दूर पर है वो, 100 मीटर की दूरी पर है वो पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट पूछ रहा है, बताइए कितनी है। इसको आप सीधी बना लेना, ये ज़्यादा ऐसे हो गई है ना, तो ये एच हो गई। तो पी क्यू एंड आर, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे लिए थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया क्या, और ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है, एच। क्या नाम है परपेंडिकुलर का इस थीटा के लिए, क्यू आर, सेम बात, क्यू आर है। बेस क्या है, बेस है पी क्यू, और वो कितना दिया हुआ है, 100। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमें ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें पी भी आए बी भी आए, तो ये वाला लेंगे फॉर्मूला, समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा, देखिए कैसे आंसर, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पर क्या रखोगे, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, आर क्यू या फिर क्यू आर अपॉन पी क्यू। tan 60 का वैल्यू रखा √3 इज इक्वल टू, क्यू आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एच, जो अभी अभी हमने माना, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एच को निकालने के लिए इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100√3। तो स्टूडेंट्स एच का वैल्यू क्या आ गया, 100√3। मीटर भी लगाएंगे आप, बिना मीटर के काम नहीं चलेगा, तो 100√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे थे। अब हम कुछ नया देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में नया क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे, और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट, देखिए ये पानी का सरफेस है, किसका, पानी का सरफेस है, आप इसको है ना हॉरिजॉन्टली मानेंगे, ठीक है, वाटर सरफेस जो ऊपर की तरफ होता है जिस पर बोट चलती है। यहाँ पर कोई बोट है स्टूडेंट, समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई बोट है, इस बोट को मैं ऐसे मान लेता हूँ, दिस इज द बोट ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ 50 मीटर हाइट ब्रिज। ये जो बोट है और यहाँ पर एक ब्रिज है, समझ रहे हैं, ये एक ब्रिज है, नाम दे दे उसका ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। ये इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है स्टूडेंट्स, ऐसे बोल रहा है ये ऑलरेडी कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम द 50 मीटर ब्रिज इज 30 डिग्री। इस बोट का इसके साथ में जो एंगल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन ऑफ साइट खींची, इस बोट का इस ब्रिज के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द ब्रिज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आप फाइंड कीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आप फाइंड कीजिए, ऐसा आपको बोल रहा है ये, समझिए बात को, ठीक है। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल अगर मान लीजिए ये 30 है तो दिमाग लगाइए, ये भी 30 होगा क्या, ये भी 30 होगा,
तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो इसका नाम दे दो आप ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप क्या बोलोगे, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब इस एंगल के लिए सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AC। क्या नाम है, AC, और उस AC की वैल्यू कितनी है, 50। समझ में आई इतनी बात। और ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया, बेस का नाम क्या है, BC। तो हमें क्या लगाना है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कौन सा लगाओगे यहाँ से फॉर्मूला, P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पूछ रहा है, तो लगाइए यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही कर देता हूँ, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, AC अपॉन, यहाँ मत करो, अलग से करो, tan कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AC अपॉन बेस कितना है स्टूडेंट्स, BC। tan 30 का वैल्यू रखिए यहाँ पर उठाकर, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AC का वैल्यू है 50 मीटर्स अपॉन BC का वैल्यू है एज इट इज़ BC। हमें BC निकालना है, तो इस BC को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ। ठीक है, अगले पेज पर देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, 1/√3 50 अपॉन BC, 50 अपॉन BC। इस BC को तो इधर लेकर जाइए, BC इज इक्वल टू 50√3। समझ में आई क्या बात। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका BC आपको मिल जाएगा, और BC आप हाइट मान सकते हैं, इसको आप मतलब सॉरी इसको आप बेस मान सकते हैं BC। तो BC हमें मिल चुकी है, कुछ भी और भी मान सकते हैं, जैसे कि D मान लेते हैं आप इसको, यहाँ पर नहीं माना कोई बात नहीं, हमें तो BC निकालना है। तो एग्जैक्टली हमारे पास में BC आ चुका है, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिज एंड द बोट इज 50√3 मीटर। अब इसको आपको आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा, अगर हमें थोड़ा सा और होशियार बनना है, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनना है, तो हमें इसको आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको √3 का वैल्यू पता होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो √3 का वैल्यू क्या होता है वो आपको बताऊँ मैं, होता है √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो आप यहाँ कर लीजिए 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732। 50 को जब आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 86.60 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझेगा बात को, तो समझिए एवरीवन। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्या बोल रहा है, द शेडो ऑफ द 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है मेरे पास में जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 1.5 मीटर की हाइट है इस स्टूडेंट की। इसको नाम दे दो आप स्टूडेंट। और स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टू बी 1 मीटर, क्या कह रहा है कि इस वाले जो स्टूडेंट है इसकी ग्राउंड पर जो शेडो है, शेडो इसकी जो परछाई है वो कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। मतलब ये यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो शेडो बन रही है उसकी जो लेंथ है उसकी शेडो की वो है 1 मीटर। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद का काम समझिए कि ये लड़का था, उसकी जो शेडो बन गई यहाँ पर वो 1 मीटर की बन गई। नाम दे देते हैं A, B और C। तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा होगा। हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। समझ रहे हैं। और सेम टाइम पर, इसी टाइम पर एक टावर है, इसी टाइम पर एक टावर है, उस टावर की जो शेडो है वो भी कितनी बन रही है स्टूडेंट्स। जो उसकी टावर की शेडो है, टावर ऑन द ग्राउंड,
शेडो ऑफ द टावर ऑफ ग्राउंड इज 5 मीटर। इस टावर की शेडो जो है वो बन रही है 5 मीटर। समझ रहे हैं आप? उसी टाइम पर, तो यहाँ लिखिए एट सेम टाइम, सेम टाइम पर जो शेडो है वो भी 5 मीटर बन रही है। और इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। इसकी हाइट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हाइट के बारे में, तो हमने एच मान ली। ठीक है। आपको एक बात बताऊं, जब सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, तो चाहे किसी के साथ भी बने, छोटे के साथ में बने चाहे बड़े के साथ में बने, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो थीटा है वो भी ये थीटा है। तो आप यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन with different objects, with different objects with a different is same, कि सेम टाइम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो सेम होता है। तो आइए यहाँ इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर भी दिया हुआ है और हमें ये 1.5 मीटर भी दिया हुआ है। मतलब कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर भी हमें दिया हुआ है और हमें बेस भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसमें लगाते हैं सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो P अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा। तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। अब थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो है 1.5 और यहाँ पर है 1। तो स्टूडेंट्स tan थीटा का मेरे पास में वैल्यू क्या आया, 1.5। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे का काम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। समझेगा बात को? अब इसके आगे का काम देखिए आप, कितना ईजी है। अब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए, एक बार थोड़ा सा नज़र डालिए इस बड़े वाले ट्राइंगल में। इस वाले के अंदर हमें यहाँ बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गायब है, तो वही सेम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वही सेम टू सेम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी आर, बेस क्या है, क्यू आर। ठीक है, तो tan थीटा की जगह थीटा ही लिखिए, पी आर की जगह पर h लिखेंगे क्योंकि हमने h माना है इसको, तो h, क्यू आर की जगह पर आप लिखिए स्टूडेंट्स 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप, हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा की वैल्यू है, ये रही देखो। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पुट कीजिए 1.5 इज इक्वल टू h अपॉन 5 मीटर। अब इस 5 मीटर को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर कितना आया, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7.5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स टावर की, 7.5। तो मैं बोलूँगा हैंस द हाइट ऑफ द टावर is 7.5 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। भैया समझ में आई क्या बात? इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल आज हमने करे हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, वो आप करिए। देखिए आपके पास में, देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ द वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ द पिलर देन द एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। बताइए क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, नोट करिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चारों में से ऑप्शन आप कल मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके बाद में आप, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप करेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। इसका जो ऑप्शन है 4th का वो भी बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन नोट करिए। ये देखिए ऑप्शंस, ये 4th के ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन भी आपको करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर तक।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। हम आपसे मिलेंगे और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन पहले मेरी शर्त यह है कि आप इन क्वेश्चन को खुद से करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल बेसिक से, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इन क्वेश्चंस को करना मत भूलना, जो मैंने आपके सामने करे हैं ये क्वेश्चन भी आपको करना ज़रूरी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।